तो रेसिमिक मिक्सचर होता क्या, देख लो बेटा। पिछले लेक्चर में देखे थे एनांसोमर्स एंड डायस्टेरोमर्स, क्या डिस्कस किया था बेटा। एनांसोमर्स क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, उसका मिरर इमेज जो है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उसका मिरर इमेज, दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है बट मिरर इमेज है। तो एनांसोमर्स डायस्टेरोमर्स क्या होता है, ना ही मिरर इमेज है ना ही क्या होंगे बेटा सुपर इम्पॉसिबल, मोर देन वन कायरल कार्बन है, तब वो कहलाते हैं पेयर एंड डायस्टेरोमर्स। उसके बाद है रेसिमिक। तो कहता है क्या रेसिमिक मिक्सचर, अगर कोई कंपाउंड है जैसे एक बना रहा CH3 COOH H CH3 CH3 COOH HOH। तुम बताओ ये कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है बेटा, यहाँ पे ये जो सेंटर में कार्बन है वो ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, मतलब कायरल कार्बन है कि नहीं बेटा। देखो बेटा रेसिमिक मिक्सचर में ये जो कंपाउंड बनाया हूँ दोनों, उसमें कायरल कार्बन है कि नहीं बेटा, देखो जल्दी बताओ। है सर। कायरल कार्बन है ना बेटा, तो ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, दोनों का RS नेमिंग कर लो बेटा, क्या होगा RS नेमिंग करोगे तो फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है बेटा दोनों में। यहाँ पे देखो ये वाला नंबर 1, ये 2 और ये 3, क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, 1 को 2 से मिला है, 2 को 3 से, रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, तो कौन सा फॉर्म होगा बेटा एस। फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन क्लॉकवाइज है तो एस फॉर्म होगा जी, नो सर आर। आर फॉर्म होगा। ये कौन सा फॉर्म होगा देख लो, मिरर इमेज है तो जाहिर सी बात है ये आर है तो ये एस होगा ही, फिर भी कर लेते हैं नंबरिंग 1 2 3। रोटेशन कौन सा बेटा, सॉरी 2 ये है ना, 2 3, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन, ये कौन सा फॉर्म है बेटा एस फॉर्म। दोनों कंपाउंड सेम है बेटा, दोनों कंपाउंड सेम है ना, ये भी आर फॉर्म लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ये भी लैक्टिक एसिड है, ये भी CH3CHOH। मैं रीएंटर कर रही हूँ। हाँ कर लो, दोनों लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। एक बीकर ले लिया मैं, ठीक है ना बेटा, उस बीकर में लैक्टिक एसिड ये 50% है, एस वाला, आर फॉर्म वाला भी 50%, तो इनके मिक्सर को ही ये दोनों आर फॉर्म और एस फॉर्म जब 50-50% का हो, आर फॉर्म एंड एस फॉर्म कैसा हो बेटा, दोनों 50% हो, तब उस मिक्सर को हम क्या बोलते हैं रेसिमिक। क्लियर है बच्चा लोग, रेसिमिक सॉल्यूशन क्या होता है, या रेसिमिक मिक्सर जब 50% आर फॉर्म हो या 50% क्या हो एस फॉर्म, सेम कंपाउंड है, कंपाउंड कौन सा बच्चा, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड है, एक आर फॉर्म वाला है और एक एस फॉर्म वाला है, तो सेम कंपाउंड है बट ऑप्टिकल एक्टिविटी दोनों का अलग है, एक आर है तो एक एस है, इनका 50-50% जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, रेसिमिक। तो डेफिनेशन भी वैसे ही है, तो रेसिमिक मिक्सर मतलब क्या हुआ बेटा, द 50-50% सॉल्यूशन, द 50-50% सॉल्यूशन और मिक्सर of R and S form of optical active compound, optical active organic compound is called
is called racemic mixture। जैसा डेफिनेशन है वैसे ही बच्चा है, यहाँ पे सॉल्यूशन बताया है हम। तो ये लैक्टिक एसिड है, कौन सा फॉर्म? आर फॉर्म। ये भी लैक्टिक एसिड है, कौन सा बेटा? एस फॉर्म। 50%, ये भी 50%। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे बेटा? रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आया बेटा रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? क्लियर है सबको? रेसिमिक मिक्सचर याद रहेगा? यस सर। अच्छा मुझे ये बताइए कौन सा मिक्सचर है रेसिमिक मिक्सचर? 50% आर है, 50% एस फॉर्म है, सेम कंपाउंड है। तो एक तरह का ये कौन सा बेटा? एनांसियोमर या डायस्ट्रोमर से मुझे ये बताओ। ये एक दूसरे का एनांसियोमर से या डायस्ट्रोमर से? जल्दी बताओ। एनांसियोमर। दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है जो बेटा, एक आर फॉर्म है एक एस फॉर्म है। तो क्या बोल सकते हो रेसिमिक मिक्सचर को? द 50% solution of an enantiomer, मिक्सर कर लेते हैं, मिक्सर ऑफ एन enantiomers pair is called racemic mixture। तो एनांसियोमर का 50-50% को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? रेसिमिक मिक्सचर। वही मतलब है 50% आर फॉर्म 50% एस फॉर्म, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो उसको रेसिमिक बोलते हैं। सेम कंपाउंड है तो वो एनांसियोमर्स कहलाएगा, उसका मिक्सचर को क्या बोलेंगे? रेसिमिक। अच्छा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? क्या होगा बेटा, एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव। क्यों? अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो क्यों, इनएक्टिव है तो क्यों? बताओ जल्दी सोचो। सोचो भला कैसे और क्यों? सर इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव होगा, वेरी गुड। क्यों होगा इनएक्टिव बेटा? सर क्योंकि सॉल्यूशन में एनांटियोमर्स दोनों एक में का रोटेशन कैंसिल कर देंगे। हाँ कैंसल कर देंगे। कई लोग जिनको समझ में आया, देखो मान लेता हूँ मैं अभी आर फॉर्म हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास लाइट आया तो लाइट के अकॉर्डिंग मैं हूँ इस तरह से रोटेट होके इधर चल गया, फिर ठीक है ना, क्लॉकवाइज घूम गया। हाँ ठीक है बेटा, चलो क्लॉकवाइज ऐसे घूमूंगा ना, तो क्लॉकवाइज में ऐसा घूम गया, तो ये वाला क्या करेगा बेटा? मुझे क्या करेगा? फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो रोटेशन हुआ क्या मुझको में? या फिर मार्कर है बेटा, ये इस पे लाइट, ये पीपीएल लाइट है, इससे टकराया तो ये क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है ना, 20 डिग्री 30 डिग्री 90 180 जो भी डिग्री है, मतलब घुमा दिया। ऐसे था लाइट, ये लाइट है कंपाउंड से, ये लाइट गया टकराया कंपाउंड से, ये क्लॉकवाइज घूम गया। ऐसे था क्लॉकवाइज घूम गया। अब ये क्या करेगा? इसको, इस मार्कर को क्या करेगा बेटा? ये क्लॉकवाइज घुमाया तो ये क्या करेगा? जल्दी बोलो। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। जिस दोनों सेम कंपाउंड है, अगर ये 20 डिग्री से घुमा रहे तो ये भी 20 डिग्री से घुमाएगा, ये घुमा के वापस ला दिया, तो रोटेशन हुआ क्या लाइट का? नो सर। कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। ये 90 डिग्री में घुमा रहा है सपोज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये -90 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो रोटेशन ओवरऑल क्या होगा? 0 होगा ना बेटा रोटेशन। तो इसी को बोलते हैं, ये कंपाउंड इस कंपाउंड के रोटेशन को मिनिमाइज कर दे रहा है, ये इसके, तो एक दूसरे के रोटेशन को मिनिमाइज कर देते हैं, तो इसलिए लिखते हैं इट इज ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है ना बेटा? तो ये टर्म्स याद रखना, यूज होते हैं स्टेटमेंट में। तो ये इसके रोटेशन को हटा दे रहा है, ये
इस रोटेशन को हटा दे रहा है, मतलब आर वाला एस के रोटेशन को मिनिमाइज कर दे रहा है बोल सकते हो, या फिर उल्टा एस आर के रोटेशन को मिनिमाइज कर दे रहा है। तो ओवर रोटेशन लाइट का क्या हो गया, 0। ठीक है ना। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हुए भी ये क्या है बेटा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो इस पूरे सॉल्यूशन को बोला जाता है रेसमिक। तो रेसमिक क्या है बच्चा, एक ही कंपाउंड रहेगा, ठीक है ना बेटा, लैक्टिक एसिड, लेकिन एक का आर फॉर्म है तो अगले का कौन सा फॉर्म होगा, एस। और ये सॉल्यूशन 50-50% में होगा तब। अगर सपोज अगर मैं इसको 40 ले लेता हूं और 60 ले लेता हूं तो इसको रेसमिक बोलेंगे क्या, बोलेंगे क्या, नहीं होगा। ठीक है ना, दोनों 50% कंपोजिशन होना चाहिए। रेसमिक बोले मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, रेसमिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो डीपीपी जब सॉल्व कर रहे होगे तो उसमें ये रेसमिक मिक्सर टर्म्स यूज हुआ होगा, हुआ था ना बेटा, देखे थे क्वेश्चन। डीपीपी सॉल्व किया होगा तो उसमें रेसमिक टर्म्स यूज हुआ था, क्वेश्चन देखे थे। यस सर। वैसे मीजो भी मिला होगा। तो डेफिनेशन पहले नोट कर लेता हूं इसका मैं। If optical active organic compound, if optical active organic compound contain, if optical active organic compound contain two and more than two or more than two chiral कार्बन को हम एसिमेट्रिकल कार्बन भी बोलते हैं। जो डीपीपी सॉल्व किए होंगे वहां पे ये टर्म्स मिला होगा, और संडे टेस्ट में भी ये वर्ड आया था, कायरल कार्बन और एसिमेट्रिकल कार्बन। इफ ऑप्टिकल एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, एक मिनट यार, ऑप्टिकल एक्टिव टर्म्स करेक्ट नहीं होगा ना, इनएक्टिव ही होते इसमें। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन करना, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन टू और मोर देन टू chiral कार्बन और asymmetrical कार्बन with plane of symmetry, then this type compound is called meso compound। ठीक है ना। तो बेटा इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, मेसो कंपाउंड। देखो एग्जांपल, COOH H CH3 Cl। तो बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, देखो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा। नो सर। कैसे है बताओ। सर COOH यहाँ से ये का, एक मिनट, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ऐसे करने पे 2 इक्वल हाफ मिलेगा, ऐसे करने पे 2 इक्वल हाफ मिलेगा क्या, नहीं ना, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट यहाँ पे मैं लगा दूं COOH। तो देखो बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सर। सबको दिख रहा है POS प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला सेंटर, POS प्रेजेंट है। देखो इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है मुझे ये बताओ पहले। 2। तो ये जो सेंटर ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, टोटल कायरल कार्बन कितने बच्चा, 2।
2 सबको दिख गया? 2 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन 2 तो कम से कम होना चाहिए। तो 2 कायरल कार्बन है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2। प्लेन सिमेट्री है, कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कायरल कार्बन भी है 2 और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन दिस टाइप कंपाउंड इज कॉल्ड, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे भाई? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा? मेसो कंपाउंड। इस कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड बोलेंगे बेटा? मेसो कंपाउंड। ठीक है ना? तो कायरल कार्बन भी है, तो कायरल कार्बन है, हमको लगता है ऑप्टिकल एक्टिव होगा, बट नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो कायरल कार्बन है मोर देन 1, ठीक है, और साथ में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण क्या होगा? ये मेसो कंपाउंड कहलाएगा। अच्छा, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? इट इज ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव? एक्टिव सर। ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव होगा बेटा? जहां पे भी पीओएस होता है, जहां पे भी पीओएस होता है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। पहले बता दिया, ड्यू टू पीओएस होने के कारण क्या होगा? यहाँ पे इंटरनल कंपनसेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? इंटरनल कंपनसेशन ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण क्या होगा? इंटरनल कंपनसेशन। यहाँ पे एक्सटर्नल क्या है बेटा? ये कंपाउंड इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी को कम करते रहे। यहाँ पे ऐसा क्या है बेटा? अगर सपोज ये आर फॉर्म है, 1 2 3 क्लॉकवाइज फॉर टू कवर द प्लेन, 1 2 3, ये एस फॉर्म है, और ये नीचे वाला कौन सा फॉर्म है बेटा? आर। तो ये वाला लाइट को कैसे रोटेट करेगा बेटा? ये वाला लाइट को कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये रोटेट कैसे करेगा? क्लॉकवाइज। तो ओवर रोटेशन क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा कर दिया। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ओवर रोटेशन क्या हो जाएगा बेटा? बताओ। 0। क्लियर है बेटा? तो इसमें देखो, ये कंपाउंड के अंदर ही एक एस फॉर्म है, एक आर फॉर्म है, तो एक दूसरे के रोटेशन को 0 कर दे रहे, मिनिमाइज कर दे रहे एक कंपाउंड के अंदर, इसलिए यहाँ पे कौन सा टर्म्स यूज हुआ है बेटा? इंटरनल। और यहाँ पे दोनों कंपाउंड अलग अलग थे, तो एक्सटर्नल। और वो इंटरनल रोटेशन क्यों हुआ? ड्यू टू पीओएस। तो याद रखना बेटा, मेसो कंपाउंड और रेसिमिक। तो रेसिमिक में जरूरी नहीं है कि मोर देन 1 चाहिए, सॉरी 2 या मोर देन 2 चाहिए, 1 या फिर मोर देन 1 हुआ तो भी बना सकता है। बस होना क्या चाहिए? 50% आर और एस फॉर्म। ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मेसो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इसका रीजन है एक्सटर्नल, इसका रीजन है इंटरनल। ठीक है ना? इसमें कंपलसरी है 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन। अगर 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन नहीं है तो कभी भी नहीं बना सकता मेसो कंपाउंड। ठीक है ना बेटा? तो जल्दी से नोट डाउन करो इसको। तो बेटा याद रखना, ऑर्गेनिक का जो डीपीपी हमने दिया है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, और नहीं सॉल्व करोगे तो बेटा बड़ा दिक्कत में आ जाओगे। तो जितना जल्दी होगा हो सके तो सॉल्व कर लो उसको। और ये सब याद रखने वाली चीजें हैं बेटा। अभी देखो मैंने बताया, अभी भी पूछूंगा कुछ नोट वाली चीजें, अभी भी कई लोग से नहीं बनेगा। वही नोट क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। कुछ देर पहले बताया मेसो कंपाउंड क्या है, मुझे ये बता दो बेटा, मेसो कंपाउंड ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कभी भी मेसो बना ही नहीं सकता? किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी मेसो नहीं बनाएगा? मेसो कंपाउंड बता दिया, फिर भी कितने कायरल कार्बन होना चाहिए उसमें? 1 2
1। तो अगर कायरल कार्बन 1 है तो कभी भी मीजो बनाएगा क्या बेटा? नहीं, क्योंकि उसमें कभी भी प्लेनो सिमेट्री होगा ही नहीं। अगर एक कायरल कार्बन है तो प्लेनो सिमेट्री कभी आ ही नहीं सकता। तो फर्स्ट पॉइंट, और यही सब चीजें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं बेटा। ए OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ओनली 1 कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मतलब कौन सा कार्बन बेटा? एसिमेट्रिक, या फिर ऐसे कंपाउंड जिसपे कभी भी प्लेनो सिमेट्री नहीं होता। दो इक्वल आप में नहीं डिवाइड कर सकते, उस ज्योमेट्री को बोलते हैं सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। ठीक है ना बेटा? ऐसा ज्योमेट्री जिसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर पाओ। तो इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ओनली 1 कायरल कार्बन और एसिमेट्रिकल कार्बन, then this compound never be called, क्या कभी नहीं कहेंगे बेटा? मेसो कंपाउंड। सर मेरा वीडियो अटक गया है। सभी का वीडियो अटक गया क्या बच्चा? यस सर। हाँ सर। यस सर। अरे ये कैसे स्क्रीन ऑफ हो गया है? एक मिनट। If organic compound contain only chiral carbon or asymmetrical carbon, if organic compound contain only chiral carbon or asymmetrical carbon, then this compound never be called meso compound। तो उस कंपाउंड को कभी भी meso नहीं कहोगे। तो सेकेंड पॉइंट एनहांसर, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड contain only 1 chiral carbon, then this compound always form racemic mixture। अब ऐसा क्या बनाएगा बेटा? रेसमिक मिक्सर। लेकिन इसके में भी कंडीशन है, कब? When it has, क्या होना चाहिए बेटा? रेसमिक मिक्सर है तो देखो, अभी बताया, अभी भूल गया। 50-50% ऑफ R एंड S फॉर्म, उस कंपाउंड का R और S फॉर्म होना चाहिए। ठीक है। थर्ड, अगर मोर देन 1 है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मोर देन 1 कायरल कार्बन, तब ये क्या बनाएगा बेटा? मोर देन 1 है कायरल कार्बन, तब ये क्या बनाएगा? नहीं, मे बी मीजो। या फिर मे बी रेसमिक। मीजो कब बनाएगा? इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, अब्सेंट लिख रहा था, गलत जाता। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? प्रेजेंट। रेसमिक कब बनाएगा बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज absent with, क्या होना चाहिए बेटा? 50-50% R एंड S फॉर्म। तो ये है बेटा रेसमिक और मीजो कंपाउंड के क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे का हिंट। तो जो डेफिनेशन से बना है, ठीक है ना बेटा? और ये सब बना तुम लोग याद रखना पड़ेगा, और ये तभी याद बनता है। ये सब बना कहाँ से? क्वेश्चन सॉल्व करने से, ठीक है ना? तो कहीं किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा ये,
जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके उतना ज्यादा मिलेगा ये सब हिंट। तो हमने सॉल्व किया बेटा, इसलिए नोट करवा दिए हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें एक कायरल कार्बन है तो कभी भी मीजो बनाएगा ही नहीं। हाँ, एक कायरल कार्बन है 50-50% कंपोजिशन है, तो वो एनहांसर मिक्सर कहलाएगा, और उस एनहांसर मिक्सर को बोलेंगे रेसमिक। मोर देन 1 कायरल कार्बन है, ये नहीं कि रेसमिक बनाएगा, मीजो भी बना सकता है, रेसमिक भी, लेकिन कंडीशन है पीओएस हुआ तो मेजो, अगर पीओएस नहीं हुआ तो, और 50-50 फॉर्म है तो बनाएगा रेसमिक। ठीक है ना बेटा? तो इस चीज को याद रखना। चलो इससे क्वेश्चन कैसे होंगे देख लेते हैं। Find out the meso compound. Find out the meso compound. So first HCl, second CH3, Br, Br, H, CH3, third CH3, Br, CH3, तो बताओ इसमें से कौन सा मेजो कंपाउंड होगा, कौन सा नहीं? क्या फर्स्ट वाला कायरल कार्बन बताओ, कितने कायरल कार्बन है? पहले कितने कायरल कार्बन है बेटा फर्स्ट में? 1 1। ये कार्बन हमारा कायरल है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी कितने कायरल कार्बन है? 2। यहाँ पे कायरल कार्बन कितना बेटा? 2। 2 यहाँ पे कायरल कार्बन कितने हैं? सर 2। सर फर्स्ट वाले में कायरल कार्बन कैसे होंगे? कायरल कार्बन कैसे होंगे? अच्छा, CH लिखा होना यहाँ पे, OH करते हैं, ठीक है ना? तो कायरल कार्बन होगा ना बेटा, एक H होगा यहाँ पे। हाँ सर। तो कायरल कार्बन है 1, सेकेंड में है 2, थर्ड में भी 2, 3 में है 4, 5 में भी 2 है। तो मुझे बताओ ये मेजो बना सकता है क्या एक कायरल कार्बन है तो? कभी नहीं। क्यों नहीं बेटा? बिकॉज क्या नहीं होगा यहाँ पे? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। सेकेंड बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, यहां से ऐसे कट करो, इक्वल हाफ मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगा कि नहीं No, मिलेगा sir. बेटा? नहीं मिलेगा। या ऐसे हाफ करो, मिरर इमेज मिलेगा? नो सर। नहीं। तो ये भी नहीं, क्यों? बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। थर्ड वाले में बताओ, बनेगा सर। पीओएस है ना यहाँ पे? हाँ सर। बिकॉज पीओएस प्रेजेंट और मोर देन 1 कायरल है। फोर्थ में बताओ क्या होगा? कायरल कार्बन 2 मोर देन 2 टाइम्स बेटा, तो क्या होगा बोले जल्दी? मोर देन 1 कायरल कार्बन है तो मे बी वाला आता है। कौन सा कंडीशन होता है? मे बी। क्यों बेटा? 2 स्ट्रक्चर बन सकता है इसका। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। ये कायरल कार्बन के पास, इसको 1 कर लेता हूं। कौन कौन सा ग्रुप है इस कार्बन के पास बताओ तो? ये CH3,
इधर लगा देता हूँ, एक हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा ग्रुप है बेटा, CH3 CH2 CH3, ये देखने आना चाहिए, मतलब C2H5, नीचे में भी C2H5 CH3H। एक स्ट्रक्चर और क्या बन सकता है बेटा, C2H5 C2H5 CH3 CH3, एक CH3 दोनों सेम साइड, H CH3H, ऐसा। तो इससे दो पॉसिबल कंपाउंड बन सकता है, A और B। दोनों में से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव, देख लो बेटा, सब वही चीजें हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, CH3 वही जगह है जहां यहाँ पे है, इसको इसमें कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, A या B, मतलब किसमें प्लेनर सिमेट्री नहीं है, बी में। बी में प्लेनर सिमेट्री नहीं है, इसमें पीओएस है, तो ये क्या होगा बेटा, मीजो। और ये मीजो हो सकता है क्या, नो सर। नहीं, तो इसमें इसमें ज्योमेट्री डिफाइंड नहीं है ना, ये भी बन सकता है या फिर ये भी बन सकता है। अगर ये बना तो मीजो, नहीं बना तो रेसेमिक में चल जाए, शायद 50-50% फॉर्म हो तो इसलिए मैं क्या कह रहा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, मे बी वाला केस। कौन सा केस आएगा, मे बी, ठीक है ना। तो जैसे बोलते हैं यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन जो है उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया रहता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब है कौन सा ग्रुप किस लोकेशन पे है ये बताया रहता है, इसमें दिख जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइन स्ट्रक्चर है। तो लाइन स्ट्रक्चर या स्केलेटन मॉडल है। स्केलेटन मॉडल अगर ऐसा दिया है कायरा कार्बन मोर देन 1 है तो थर्ड वाला पॉइंट मे बी मीजो या मे बी रेसमिक। इस फॉर्म में दिया है कायरा कार्बन मोर देन 1 है, मतलब 2 3 4 कुछ भी है, तो उस समय हमेशा मे बी रहेगा। तो फिफ्थ वाले में क्या लिखूं बेटा, मे बी या फिर नॉट, मे बी। मे बी। इसमें भी दो स्ट्रक्चर बनेगा, एक ऑप्टिकल एक्टिव होगा और एक इनएक्टिव, ठीक है ना बेटा। इनएक्टिव मतलब मीजो, ऑप्टिकल एक्टिव मतलब वो एनांसोमर्स पेयर में बना सकता है, मतलब रेसमिक बनाएगा। तो समझ में आया बेटा, यस सर। तो नोट डाउन कर लो। तो एग्जाम में क्या करेगा, आईयू पे एक नेम दे देगा और बोलेगा बताओ कौन सा मीजो बना सकता है। तो मीजो वही बनाएगा जिसमें एक कायरा कार्बन कभी ना हो, मोर देन 1 कायरा कार्बन हो, ठीक है ना बेटा। तो चार Yes, ऑप्शन sir. ऐसे, 4 में से 3 ऑप्शन ऐसा देगा जिसमें एक कायरा कार्बन हो, और फोर्थ ऑप्शन ऐसा देगा जिसमें मोर देन 1 कायरा कार्बन हो। तो मोर देन 1 कायरा कार्बन वाला ही क्या बनाएगा, मीजो। तो बन जाएगा क्वेश्चन, Yes, sir. देखना डीपीपी में सॉल्व करना, अब मीजो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। नोट डाउन करो जल्दी। चलो ईपी मर्स है ना, मर्स बच्चा है। नो epimers and anomers. If optical activity is different, only one carbon, if optical activity is different, only one carbon in diastereomers pair, then pair is called epimers, ठीक है ना बेटा।
तो डायस्टोमर्स का पेयर है और एक ही कार्बन पे ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज है, तो उसे स्पेशल टाइप के डायस्टोमर्स बोलते हैं, जिसका नाम है एपीमर्स। इफ ऑप्टिकल एक्टिविटी is different on first carbon of diastereomer pair is called anomers। ठीक है ना बेटा, तब उसे हम क्या बोलेंगे, एनोमर्स। एग्जाम्पल, C+H CH3 HCl Br HHOH। ठीक है, BrH ClH। देखो ये दोनों कंपाउंड सेम दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं Cl को यहाँ कर दूं, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, एक कंपाउंड ये दिया है और ये कंपाउंड ये दिया है, तो इनमें रिलेशन पूछा, एक कंपाउंड ए ये बना दिया है, कंपाउंड बी बना दिया है, तो दोनों में रिलेशन पूछा। देखो ये ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर है, मतलब कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, सेम यहाँ पे भी कायरल कार्बन है। तो देखो यहाँ पे जैसा है ग्रुप वैसा ही दिख रहा है, तो इसका अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी R है तो इसका भी ऑप्टिकल एक्टिविटी R होगा, याद रखना। अगर ये S है तो इसका भी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा, S। लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी सपोज S है, तो यहाँ पे दोनों अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, मिरर इमेज टाइप के दिख रहे हैं कि नहीं, दिख रहा है ना मिरर इमेज, इतना पार्ट, बस इतना देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे S है तो अगला कौन सा फॉर्म होगा, ये R। सपोज अगर ये S फॉर्म है, मैंने डिसाइड नहीं किया है कि S है, ये S फॉर्म है, तो ये क्या होगा, R। ये कौन सा है बेटा, ये अगर R फॉर्म है तो ये भी कौन सा फॉर्म होगा बेटा, R। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स। क्या बोलते हैं इसे, डायस्टेरियोमर्स। 3 ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर है, S S R वाले, और यहाँ पे क्या है, S R R, S का S का R का R। तो जब भी ऐसा कुछ दिखता है तो उसे बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स। अगर पूरा चेंज आता है तब उसे क्या बोलते हैं बेटा, याद होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी टोटली डिफरेंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी टोटली डिफरेंट है, तब उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एनैंसियोमर्स। जितने भी एनैंसियोमर्स है उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड सेम रहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट ऑप्टिकली एक्टिविटी पूरी तरह से चेंज होता है, क्योंकि वो एक दूसरे क्या होते हैं, मिरर इमेज, तब उसे बोलते हैं एनैंसियोमर। लेकिन किसी एक पे ही चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो चेंज कहाँ पे हो रहा है, बस उसको देखो, Cl कहाँ था, राइट हैंड साइड, बट यहाँ पे कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड। तो एक कार्बन पे ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हुआ तो इसको बोलेंगे डायस्टेरियोमर, और उसमें भी एक स्पेशल टाइप का, कौन सा बोलेंगे बेटा, क्या कहेंगे इसे, एपीमर्स। तो एपीमर्स एक तरह का डायस्टेरियोमर्स है, लेकिन कैसा डायस्टेरियोमर्स है, बस एक जगह चेंज होगा तब, ठीक है ना बेटा। कितने जगह चेंज हुआ है, रिपीट कर रहा हूँ, कई लोग कंफ्यूज रहेंगे, सर क्या क्या बोल दिया है बेटा, जैसा है वैसा ये भी है, नीचे जैसा है ये भी वैसा ही है, बट बीच वाले में एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होगा, और इस चेंज को ही हम लोग बोलते हैं एपीमर्स। बस एक जगह ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हुआ है कायरल कार्बन का, तो उसे बोलेंगे एपीमर्स। अगर एक से ज्यादा हो गया तो डायस्टेरियोमर्स, अगर पूरा का पूरा हो गया तो एनैंसियोमर्स, ठीक है ना बेटा। तो अगर कायरल कार्बन मोर देन 1 है तभी एपीमर्स बन सकता है, क्योंकि तभी क्या बनेगा, डायस्टेरियोमर्स। बता चुके हैं हम पहले ही, डायस्टेरियोमर्स कब बनता है, जब कायरल कार्बन मोर देन 1 हो, और मोर देन 1 में किसी एक कायरल कार्बन का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज है और बाकी सब कांस्टेंट है, तो एपीमर्स।
ठीक है ना बेटा। सेकेंड एग्जांपल एनोमर्स। तो ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में मैं पूछूंगा। कहाँ ये चैप्टर में आएगा? बायोमोलिक्यूल्स में। कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ेंगे तब, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6। तो उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है दो फॉर्म बनाता है जिसे एनोमर्स बोलते हैं। एल्डिहाइड होता है CH2OH OH OH H OH। ये ग्लूकोज का स्टीरियोकेमिस्ट्री है। इस तरह से ग्रुप लगे होते हैं। थोड़ा सा भी OH को इधर से उधर किए तो वो कंपाउंड हो जाएगा चेंज। OH CH2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जैसे स्ट्रक्चर बनाया वैसे ही नोट करना। बना कैसे स्ट्रक्चर वो सब याद रखना, अभी बाद में देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। बीटा, ये है बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मूला और यह है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है। क्यों है फर्स्ट? बायोमोलिक्यूल्स में बताऊंगा। तो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे ये O फॉर्म और H नीचे है और यहाँ पे OH क्या है? ऊपर। दोनों में लोकेशन चेंज दिख रहा है, बाकी सब जैसा वैसा ही है। ये जैसा वैसे यहाँ पे जो ग्रुप जैसे हैं वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ बस OH नहीं लगा है। ठीक है ना बेटा। तो ये एनोमर्स कहलाएंगे। ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे? एनोमर्स। तो यहाँ पे जो OH है, लोकेशन ऑफ OH, लोकेशन ऑफ OH group on first carbon is different. Hence, these structures is called एनोमर्स। ठीक है ना बेटा। तो जो फर्स्ट कार्बन पे OH के ऊपर लोकेशन चेंज है, एक बीटा फॉर्म है और एक कौन सा फॉर्म है? अल्फा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमर्स। नोट कर लो। एपीमर्स में कहीं पे भी चेंज होता, कहीं पे भी चेंज होता फर्स्ट को छोड़ तो उसे बोलते हैं एपीमर्स। अगर फर्स्ट पे चेंज हुआ तब उसे बोलते हैं एनोमर्स। ठीक है बेटा, यस सर। नोट डाउन कर लो। तो याद रखना ये एग्जांपल। और बस आज इतनी ही डिस्कस करते हैं, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा नोट कर देते हैं। ये बीटा डी ग्लूकोज और ये है अल्फा डी ग्लूकोज। ये चौथा CH2OH OH OH H OH OH। इसमें क्या? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे H नहीं होगा ना, यहाँ पे OH नहीं होगा, मतलब OH होगा। 1 2 3 4 1, यहाँ का 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे OH की जगह पे H करो। ठीक है ना बेटा, दूसरा स्ट्रक्चर बन जाता है। एनोमर्स होगा। ये बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पे H, यहाँ पे भी H। ठीक है, तो OH नीचे रहता है तो बीटा टर्म्स यूज करते हैं, OH ऊपर रहता है तो अल्फा टर्म्स यूज करते हैं। याद रखना, OH नीचे की ओर है तो बीटा टर्म्स यूज होता है
OH ऊपर की ओर हो तो कौन सा टर्म्स यूज होगा बेटा? अल्फा। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट है ये, वहां भी बताया जाएगा, वहां तुमसे पूछा जाएगा। OH नीचे की ओर है तो बीटा, ऊपर की ओर है तो अल्फा। फर्स्ट कार्बन का OH कहीं का नहीं, फर्स्ट कार्बन का OH नीचे है तो बीटा, ऊपर है तो अल्फा। मार्केट में सुना ना बेटा, बीटा डी ग्लूकोन, बीटा डू ग्लूको, कभी अल्फा डी ग्लूको सुने हो या ग्लूकोन डी? यस। अल्फा बिकता ही नहीं है बेटा, हमेशा बीटा फॉर्म यूज होता है। हमारा जो बॉडी है वो सिर्फ बीटा फॉर्म को ही डाइजेस्ट कर पाता है, अल्फा फॉर्म को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसलिए मार्केट में जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट हैं वो बीटा फॉर्म के ही बिकते हैं। ठीक है ना, अल्फा फॉर्म को खाओगे तो बदहजमी हो जाएगा, पेट खराब हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है ग्लूकोज जब एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद यूज मत किया करो, क्या पता वो कब बीटा से अल्फा में चेंज हो जाए। और अल्फा फॉर्म हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता, और नेचुरल जितने भी चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट वाले वो सब बीटा ही बनते हैं। लैब में जब बनाया जाता है वो बीटा के जगह पे अल्फा ज्यादा बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जीके था केमिस्ट्री का, अमर ज्ञान। तो याद रखना बीटा फॉर्म ही हमारा बॉडी डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय बच्चा लोग, बाय।